हेलो फ्रेंड्स, ये जस्ट क्रैकेट की न्यू सीरीज और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर और इसको हम पढ़ेंगे 16th एडिशन जो कि लेटेस्ट एडिशन है CSMOP का। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये है MOP का 16th एडिशन और इसके अंदर है टोटल 16 चैप्टर्स। हम चैप्टर वाइज इनको कवर करेंगे। आई सजेस्ट कि आप इसका PDF लेकर ज़रूर बैठो और उस PDF के अंदर जैसे जैसे मैं चैप्टर वाइज आपको बताती जाऊंगी, आप उस चैप्टर में वहीं पर मार्क कर सकते हो कि क्या लिखना है, क्या चीज़ नोट करनी है। ठीक है, तो आपके नोट साथ साथ प्रिपेयर हो जाएंगे जैसे जैसे मैं चैप्टर वाइज आपको MOP कराऊंगी। देखो, ये आपके 16 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। इस वीडियो को देखने से पहले आई सजेस्ट कि मेरे ही चैनल पे लास्ट मिनट रिवीजन करके एक सीरीज है और उस सीरीज के अंदर मैंने 2 वीडियोस डाले हुए MOP के ऊपर बेस्ड। पहले वीडियो के अंदर मैंने टाइमलाइंस बताए हैं सारे MOP के अंदर जितनी भी टाइमलाइंस फैली हुई हैं। दूसरा, पूरे MOP के अंदर जहाँ जहाँ पर भी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वेरियस लेवल ऑफिसर्स की, उसके ऊपर बेस्ड भी मैंने एक वीडियो कंपाइल किया है। तो अगर आप ये वीडियोस पहले देख लेते हो तो काफ़ी स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन से आप लोग फेमिलियर हो जाओगे और फिर जब हम इस वीडियो को देखेंगे यहाँ पर चैप्टर वाइज हम जब करेंगे तो वो स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से रिलेट कर पाओगे, तो आप बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाओगे MOP को, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर वन है आपका इंट्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड। क्योंकि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हमारा मोटिव ये है कि पूरी बुक में से, हर चैप्टर में से जितनी भी एक्सट्रैक्टेबल इंफॉर्मेशन है उसको हम निकाल लें और एक जगह पे इकट्ठा कर लें ताकि नोट्स हमारे एक जगह पे बन जाए और बुक भी पूरी कवर हो जाए। तो चैप्टर 1 के अंदर जो एक्सट्रैक्टेबल इंफॉर्मेशन है उसको लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि मार्च 1955, तो पहली डेट आप एक तरफ लिख सकते हो, मार्च 1955। इसके अंदर फर्स्ट MOP आई। ठीक है, MOP वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड। और इसके अलावा दूसरी एक्सट्रैक्टेबल इंफॉर्मेशन, यहाँ पर मेरे को एक ईयर दिख रहा है 2012, तो हम एक ईयर और लिख लेंगे 2012। इसके अंदर आया है CSMOEP, सॉरी CSMEOP। CSMEOP यानी कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ई ऑफिस प्रोसीजर। आई होप कि आप PDF लेकर उस चीज़ को मार्क कर रहे हो जो भी चीज़ मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। नेक्स्ट चीज देखते हैं कि ये CSMOP बनाई क्यों गई। इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस कि गवर्नमेंट के अंदर काम कैसे होता है, प्रोसेस और प्रैक्टिसेस क्या चलती हैं। और दूसरा, न्यू एंट्रेंट्स को सेंसिटाइज करने के लिए। कौन से न्यू एंट्रेंट्स? जो कि वेरियस लेवल पे आते हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अंदर। अब ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, यानी कि DARPG। व्हाट इज DARPG? इट इज द नोडल एजेंसी। तो विच इज द नोडल एजेंसी, क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है। तो नोडल एजेंसी किसकी नोडल एजेंसी? इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स, O&M की फील्ड के अंदर नोडल एजेंसी कौन है? तो इट इज DARPG। ओके, तो दिस DARPG हैज लेड डाउन वेरियस प्रोसीजर्स फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रेटेरिएट वर्क बाय फंक्शनरीज इन द फॉर्म ऑफ CSMOP। तो आपको यहाँ पे पता चल गया चैप्टर 1 के अंदर CSMOP बनाने के ऑब्जेक्टिव्स और नोडल एजेंसी कौन है O&M मेथड्स के लिए, और किसने बनाई है CSMOP को पूरा कंपाइल करने का काम। एंड नेक्स्ट, CSMOP का ई ऑफिस प्रोसीजर की फर्स्ट एडिशन की ईयर और MOP फर्स्ट कब पब्लिश हुआ। ये सारी एक्सट्रैक्टेबल इंफॉर्मेशन थी आपके चैप्टर 1 के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 2 और वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो, सबसे पहले स्लाइड देखते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन फॉर्मली किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। लेकिन एक्चुअली में ये जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है, जो कि प्रेसिडेंट को एड करते हैं, हेल्प करते हैं, एडवाइस करते हैं। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दिस इज हेडेड बाय हुम? दिस इज हेडेड बाय आर PM। इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के 3 टाइप्स दिए हुए हैं।
आपके एमओपी के सेकंड चैप्टर के अंदर ही। और ये 3 कौन कौन होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब कौन कौन इंक्लूडेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर, तो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर्स। इसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वही कैबिनेट मीटिंग अटेंड करते हैं, तो दे अटेंड कैबिनेट मीटिंग and they are responsible for shaping overall policies of the government. Then minister of state, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं जिनके पास की इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, वो भी कैबिनेट मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। कब? जब सब्जेक्ट मैटर जो है वो उनके डिपार्टमेंट का हो। ठीक है, ये देखो चैप्टर 2 जो एमओपी के अंदर है वही सारी चीजें हैं। एग्जीक्यूटिव पावर फॉर्मली प्रेसिडेंट के पास है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए 3 टाइप के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर्स। These council of ministers are headed by PM. And next cabinet, cabinet के अंदर cabinet ministers होते हैं who are responsible for shaping the overall policies of the government. और minister of state with independent charge, यानी this minister of state with independent charge, he also attends cabinet meeting when subject matter of his or her department is considered. Then cabinet also functions through its committees. देखो एक भी चीज छोड़नी नहीं है पूरी बुक के अंदर, जहां जहां भी जो भी इंपॉर्टेंट बात है वो जरूर उसको अंडरलाइन और मार्क करते जाओ। नेक्स्ट देखो आर्टिकल 77(3) क्या कहता है। आर्टिकल 77(3) ये कहता है कि प्रेसिडेंट हु विल मेक, प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर एलोकेशन अमंग द मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर बिजनेस जो है उसका ट्रांजैक्शन कैसे होगा और उसको करेगा कौन, उसका एलोकेशन कैसे करना है मिनिस्टर्स के अंदर। तो 77(3) के अंडर ये 2 रूल्स बनाए गए हैं। पहला है एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स और दूसरा है ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल क्या बताता है? बिजनेस एलोकेटेड टू द डिपार्टमेंट्स। किसने ये एलोकेट किया बिजनेस? बाय प्रेसिडेंट और ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। देन ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स क्या बताते हैं? दे डिफाइन अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशंस। और टीओबी को पढ़ के पता चलेगा कि कौन से केसेस जो है वो प्रेसिडेंट को सबमिट किए जाए, पीएम को सबमिट किए जाए, कैबिनेट को सबमिट किए जाए या फिर कैबिनेट कमिटीज को। देन टीओबी के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि कौन से सर्कमस्टांसेस के अंदर इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन की जरूरत है, कब हमें किस मिनिस्ट्री से कॉन्क्रेंस लेना है फाइनल डिसीजन लेने से पहले, कॉन्क्रेंस या फिर कमेंट्स किसी मिनिस्ट्री से लेने की जरूरत है। तो ये सब लिखा हुआ है आपके टीओबी के अंदर। ये आपका चैप्टर 2 का 2.3 पैरा, जिसको कि मैंने पिछली स्लाइड के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आर्टिकल 77(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन उसके अंदर 2 रूल्स, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स। एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स क्या कहते हैं? बिजनेस को कैसे एलोकेट किया जाए, कौन करेगा इन बिजनेस को एलोकेट? प्रेसिडेंट। एडवाइस किसकी होगी? पीएम, क्योंकि जो कैबिनेट मिनिस्टर सेलेक्ट होते हैं वो पीएम की एडवाइस पर प्रेसिडेंट ही उनको अपॉइंट करते हैं। इन रिलेशन टू द बिजनेस अलॉटेड टू अ मिनिस्टर्स, इन रूल्स के अंदर एक चीज और भी है कि अगर किसी और मिनिस्टर या फिर डेप्यूटी मिनिस्टर्स को भी एसोसिएट करना है इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, तो वो भी किया जा सकता है। Who is responsible for formulation of policies and schemes of the government? Ministry and department is responsible, which is headed by secretary. सेक्रेटरी के लिए देखो आप, सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड? सेक्रेटरी। हु इज प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ मिनिस्टर? इट इज सेक्रेटरी। हु इज चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी ऑफ मिनिस्ट्री? दैट इज ऑल्सो सेक्रेटरी। ये तीनों का आंसर है आपका
सेक्रेटरी। नेक्स्ट देखो, फॉर एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एलोकेटेड टू इट, डिपार्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू wings. Wings are then divided into divisions. Divisions are divided into branches, and branches are finally divided into sections, units, cells. एक भी वर्ड छोड़ना नहीं है भाई, सेक्शंस भी लिखा है, यूनिट भी लिखा है, सेल भी लिखा है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, कोई सा भी कीवर्ड आ सकता है, तो यू डू नॉट हैव टू लीव अ सिंगल वर्ड। तो अभी भी सो कि डिपार्टमेंट इट इज डिवाइडेड इनटू विंग्स। विंग्स का इंचार्ज कौन होता है, आपको पता है विंग्स का इंचार्ज जेएस होता है, लेकिन अगर जेएस ऑप्शन में ही नहीं मिला तो क्या करोगे, तो भाई स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी। अगर ये पता नहीं होगा तो हो सकता है आप क्वेश्चन को गलत कराओ, तो इसलिए वर्ड टू वर्ड एमओपी को पढ़ना बहुत जरूरी है। स्पेशल सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी भी इंचार्ज हो सकते हैं विंग के। विंग इज देन फर्दर डिवाइडेड इनटू डिविजन्स और डिविजनल हेड, डिवीजन हेड या डिविजनल हेड जो भी है, इट इज हेडेड बाय डायरेक्टर या फिर डीएस। ये आपको पता है, डायरेक्टर या डीएस। अगर लेकिन दोनों ही ऑप्शन में नहीं हुए तो यू मस्ट नो कि जॉइंट डायरेक्टर भी हो सकते हैं डिवीजन के हेड, यानी ये भी एक डेजिग्नेशन है। नेक्स्ट है ब्रांच, तो ब्रांच इज हेडेड बाय अंडर सेक्रेटरी। अंडर सेक्रेटरी इज ब्रांच ऑफिसर। नेक्स्ट है विच इज द लोएस्ट यूनिट इन अ डिपार्टमेंट, तो सेक्शन या फिर डेस्क। तो जो आपका सेक्शन है इट कंसिस्ट ऑफ डीलिंग ऑफिसर्स एंड क्लरिकल सपोर्ट। पेपर में क्वेश्चन आता है कि सेक्शन के अंदर क्लरिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, तो एमओपी का वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे तो पता चलेगा कि क्लरिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करते हैं, जेएसए, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। और सेक्शन के अंदर जो डीलिंग ऑफिसर्स होते हैं वो तो आपको पता ही है कि कौन होते हैं, तो डीलिंग ऑफिसर्स आर बेसिकली एएसओस या फिर एसएसए, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट्स। देन सेक्शन इज सुपरवाइज्ड बाय सेक्शन ऑफिसर or an equivalent officer. There are departments that have unit or cell which is almost similar to the section, यानी अभी पीछे भी हमने देखा था सेक्शन, लोएस्ट यूनिट के अंदर सेक्शन भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, यूनिट भी हो सकती है। इनिशियल प्रोसेसिंग सबमिशन ऑफ केस थ्रू नोटिंग ड्राफ्टिंग इज प्राइमली डन बाय डीलिंग ऑफिसर्स। तो डीलिंग ऑफिसर्स ये क्या करेंगे, इनिशियल प्रोसेसिंग ऑफ केस यानी नोटिंग ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग इज प्राइमरीली डन बाय डीलिंग ऑफिसर्स एट द लेवल ऑफ एएसओ, एसएसए और जेएसए। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि केसेस जो है वो हायर लेवल पर इनिशिएट किए जाते हैं। देन डेस्क फंक्शनरीज डील विद द केसेस इंडिपेंडेंटली। अगर सेक्शन नहीं है तो डेस्क ऑफिसर सिस्टम के ऊपर डिपार्टमेंट वर्क कर सकता है। तो डेस्क ऑफिसर सिस्टम के ऊपर कौन बैठा होगा, डेस्क फंक्शनरी, और उनको स्टेनोग्राफिक असिस्टेंस दी जाती है। यानी सेक्शन ऑफिसर को स्टेनोग्राफिक असिस्टेंस नहीं होती है, डेस्क ऑफिसर को स्टेनोग्राफिक असिस्टेंस दी जाती है। तो डेस्क ऑफिसर सिस्टम के अंदर, इन दिस सिस्टम द वर्क ऑफ डिपार्टमेंट एट द लोएस्ट लेवल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिस्टिंक्ट फंक्शनल डेस्क। यानी लोएस्ट लेवल पे डेस्क भी हो सकता है अगर डेस्क ऑफिसर सिस्टम है डिपार्टमेंट के अंदर। तो डेस्क को कौन मैन करेगा, इट इज मैन बाय 2 डेस्क फंक्शनरीज ऑफ अप्रोप्रिएट रैंक, दैट इज अंडर सेक्रेटरी या फिर सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, तो डेस्क ऑफिसर सिस्टम के अंदर अंडर सेक्रेटरी या फिर कोई जो सेक्शन ऑफिसर जो उसको मैन कर रहे होंगे, दे विल हैंडल द केसेस इंडिपेंडेंटली और उनको एडुकेट स्टाफ दिया जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है जिनकी फुल फॉर्म्स आप यहाँ पे देख सकते हो। O&M इज ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड, WS वर्क मैनेजमेंट स्टडीज, SIU इज स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट, IWSU इज इंटरनल वर्क स्टडी यूनिट। पहले हर डिपार्टमेंट के अंदर O&M और IWSU की यूनिट अलग होते थे, बट based on the recommendation of SIU, staff inspection unit, which is a part of Department of Expenditure, this system has been abolished. ठीक है, the setup has been abolished. तो किसके रिकमेंडेशन पे सेटअप एबॉलिश हुआ है, स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के रिकमेंडेशन पे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोसीजर्स अब सिंप्लीफाई नहीं होंगे या फिर और बेटर तरीके से उनको नहीं किया जाएगा। तो इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, अगेन ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स की ही है।
उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट क्या करेंगे, उनके ही जो एडमिन डिवीजन है या फिर उनका जो कोऑर्डिनेशन डिवीजन है उनको इस तरीके का काम दिया जाएगा, इनको स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि वो इस काम को हैंडल कर सके। यानी O&M ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड के लिए अलग से डिवीजन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो कोऑर्डिनेशन सेक्शंस है उन्हीं को स्ट्रेंथन किया जाए ताकि वो इस काम को करें। O&M के अंदर होता क्या है, फॉर नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स किया जाए काम में, सिंप्लीफिकेशन और स्ट्रीमलाइन लाएं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। यहाँ पर आप देख ही सकते हो इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, बेटर तरीके से वर्क को कैसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, कौन से मेथड जैसे डिवाइस किए जा सकते हैं जिससे कि वो और इम्प्रूव हो जाए काम और सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, तो ये सब है यहाँ पर। सिमिलर स्टेप्स विल ऑल्सो बी टेकन बाय अटैच सबऑर्डिनेट ऑफिस को छोड़ देते हैं, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। अगर O&M स्टडीज से रिलेटेड कोई काम है तो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को कौन गाइड करेगा, DARPG। और अगर वर्क रिलेटेड टू वर्क मैनेजमेंट स्टडीज से रिलेटेड काम है तो कौन गाइड करेगा, तो गाइड करेगा स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, हर सेंटेंस में से क्वेश्चन बन सकता है, तो पढ़ना इसी तरीके से है। ठीक है, O&M के लिए कौन गाइड करेगा, DRPG, और वर्क मैनेजमेंट स्टडीज के लिए कौन गाइड करेगा, SIU ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। फाइन, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है कि इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर जो है, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर, इसके अंदर एक तो आपका आर्मी हेडक्वार्टर आता है, नेवल और एयर, तीनों हेडक्वार्टर्स। इसके अलावा डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर, ये भी इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर का ही पार्ट है। ओके, तो इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर के 4 पार्ट्स कह सकते हो इनको, आर्मी, नेवल, एयर, इन तीनों के हेडक्वार्टर्स प्लस डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर्स। ओके, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से कौन सा इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर का पार्ट नहीं है, तो सारे ही पार्ट्स हैं उसके। ठीक है, या फिर इसमें से कौन सा इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर का पार्ट है, ABCD, तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक, नेक्स्ट देखो इनका काम क्या है, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर का काम क्या है, इट विल बी एसोसिएटेड इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। किन पर भाई, डिफेंस का काम है ना, तो मैटर्स कंसर्निंग डिफेंस ऑफ इंडिया एंड जो तीनों आर्म्ड फोर्सेस है हमारे। ओके, दे वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन। ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोवाइडिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन रिक्वायर्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आ जाते हैं अटैच और सबऑर्डिनेट ऑफिस पर। पीछे हमने देखा कि मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। तो इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लान बनाने का किसका काम है, तो पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्लान करने का काम है अटैच्ड ऑफिस का। तो दे प्रोवाइड डिटेल्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस। तो डिटेल्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस कब बनेगी, जब उसका प्लान बनेगा कि उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो डिटेल्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस रिक्वायर्ड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज, तो वो काम है अटैच्ड ऑफिस का। और अटैच्ड ऑफिस को रिपोजिटरी ऑफ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी आ चुका है कि रिपोजिटरी ऑफ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन कौन है, तो दे आर अटैच्ड ऑफिसेज। इसके अलावा इसके बाद है सबऑर्डिनेट ऑफिसेज। भाई पॉलिसी फॉर्मुलेट हो गई है, उसका प्लान बन गया कि उसको एग्जीक्यूट करना कैसे है, तो उसको एग्जीक्यूट अब करेगा कौन, तो उसको एग्जीक्यूशन का काम है सबऑर्डिनेट ऑफिस का। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेल्ड एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज। ठीक है, तो पॉलिसी बनाने का काम मिनिस्ट्री का, उसको स्टेप बाय स्टेप उसको एनालिसिस करके प्लान बनाने का काम अटैच ऑफिस का, और फाइनली उसको एग्जीक्यूट करने का काम है सबऑर्डिनेट ऑफिस का। अब देख लो यहाँ पे अटैच्ड ऑफिस, अटैच्ड ऑफिस के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इट प्रिपेयर्स डिटेल्ड प्लान फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज। सबऑर्डिनेट ऑफिस को डिटेल्ड डायरेक्शन देना कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। सबऑर्डिनेट ऑफिस जो है इंप्लीमेंट करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा पॉलिसी को, लेकिन उसको करना कैसे है वो बताएगा कौन, अटैच्ड ऑफिस। तो अटैच्ड ऑफिस इज द एक्चुअली ट्रेजर हाउस ऑफ द नॉलेज। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो विच इज द ट्रेजर हाउस ऑफ द नॉलेज, अटैच्ड ऑफिस। पॉलिसी को अच्छे से एनालिसिस करना अटैच्ड ऑफिस का काम है। सबऑर्डिनेट ऑफिस के फंक्शंस को रिव्यू करना और उनको डायरेक्शन इशू करना भी अटैच्ड ऑफिस का काम है। बाकी ये तो हमने पढ़ लिया, रिपोजिटरी ऑफ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। अब देखो ये अटैच्ड ऑफिस का तो काम है कि सबऑर्डिनेट ऑफिस से
पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराना है, एग्जीक्यूट कराना। लेकिन अगर किसी मिनिस्ट्री का अटैच्ड ऑफिस नहीं है, इसको हम पढ़ते हैं यहाँ पर, जहाँ पर कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन का काम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो डायरेक्टली जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर डायरेक्टली सबऑर्डिनेट ऑफिस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो या तो सबऑर्डिनेट ऑफिस अटैच्ड ऑफिस की डायरेक्शन में काम करेंगे या फिर डायरेक्ट मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट की डायरेक्शन में काम करेंगे। ओके, तो सबऑर्डिनेट ऑफिस जो है वो अटैच्ड ऑफिस का भी सबऑर्डिनेट हो सकता है, और एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेल्ड एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज एंड इट ऑल्सो हैंडल सम टेक्निकल मैटर्स। ठीक है, देखो कब टेक्निकल मैटर्स को हैंडल करेगा ये, इन द लेटर केस। लेटर केस कब, यानी कि जब डिपार्टमेंट का कोई अटैच्ड ऑफिस नहीं है, अटैच्ड ऑफिस डिपार्टमेंट का अगर नहीं है, तो जो सबऑर्डिनेट ऑफिस है दे विल असिस्ट द डिपार्टमेंट इन हैंडलिंग टेक्निकल मैटर। अदरवाइज टेक्निकल इन्फॉर्मेशन किसके पास है, सारी अटैच्ड ऑफिस के पास है। बट अगर अटैच्ड ऑफिस ही नहीं है तो सबऑर्डिनेट ऑफिस जो है वो डायरेक्टली मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करेगा और उसको असिस्टेंस देगा टेक्निकल मैटर्स के अंदर, जो भी उनकी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन होगी उसमें। यहाँ पर मैंने स्पेशली यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि अटैच्ड ऑफिस जो है वो उसको हेड कौन करता है, उसको डायरेक्टर जनरल हेड कर सकता है, रजिस्ट्रार भी हेड कर सकता है, या फिर चीफ इंजीनियर भी उसका हेड हो सकता है अटैच्ड ऑफिस का। एमओपी एक बार देखोगे तो उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का एक अटैच्ड ऑफिस वहाँ पर लिखा हुआ है, एसआईडीओ विच इज स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा एसईपीटीआई स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स प्रमोशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसके अलावा देखो ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये सब इसके अटैच्ड ऑफिसेज है एमएसएमई के। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अटैच्ड ऑफिस डीजीएफटी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो इसको पढ़ के पता चल रहा है कि भाई इस अटैच्ड ऑफिस का जो है हेड कौन होगा, इट विल बी हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल, है ना। इसके बारे में मैं देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीजीएफटी इट इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इट इज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल। ठीक है, राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन टिल 1991 when liberalization in economic policies of government took place, this organization has essentially involved in regulation and promotion of foreign trade through regulation। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड और प्रमोशन ऑफ फॉरेन ट्रेड थ्रू रेगुलेशंस। तो ये इसका काम है अटैच्ड ऑफिस का, यानी इससे रिलेटेड जो पॉलिसी है वो तो मेन मिनिस्ट्री बनाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और उस पॉलिसी को डिटेल्ड एनालिसिस करके उसके डिटेल्ड एग्जीक्यूशन का प्लान बनाने का काम होगा डीजीएफटी का। ठीक है, इस तरीके से एमओपी आपके एओबीआर के अंदर काफी सारे मिनिस्ट्रीज के अटैच्ड ऑफिस लिखे हुए हैं और सबऑर्डिनेट ऑफिस भी लिखे हुए हैं, वहां से आप देख सकते हो एग्जांपल्स के लिए, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और स्टैट्यूटरी बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर दोज बॉडीज दे डिराइव पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि सीएजी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किसी प्रोविजन से बना है, और वो प्रोविजन लिखा आपका 148 आर्टिकल 148 में। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसका कि रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 324, और यूपीएससी का रिलेटेड आर्टिकल है 315 से 323। इसके अलावा जो फाइनेंस कमीशन है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके अलावा आपके पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं दे कैन नॉट बी ब्लैक लिस्टेड, और इनमें अगर कुछ भी चेंज करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नीडेड, इसलिए ये ज्यादा प्रोटेक्टेड होती हैं। इसके बाद देखते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज। दीज बॉडीज आर एस्टैब्लिश्ड अंडर अ स्टैट्यूट और एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो स्टैट्यूट क्या होता है, स्टैट्यूट इज अ लॉ मेड बाय लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी इज लोकसभा या फिर आपकी स्टेट असेंबली, दीज आर लेजिस्लेटिव बॉडीज। अब ये देखते हैं क्या है यहाँ पर स्टैट्यूटरी बॉडीज के एग्जांपल्स। सीबीसी एक्ट 2003 एक एक्ट है जिसके अंडर की सीबीसी को स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला। फिर है आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, फिर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, और है एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो कि अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, इस चीज को नोट कर लेना। पहले ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी आपका सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वाले मिनिस्ट्री के अंडर, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हैज बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यहाँ पर देखो स्टैट्यूटरी बॉडीज के बारे में मैंने कुछ लिखा हुआ है।
कुछ पेश किए मैंने चीज़ें। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अंडर द प्रोविजन ऑफ सिनेमेटोग्राफ एक्ट। ठीक है, स्टैट्यूट या फिर एक्ट के अंदर ये बॉडी जो है वो स्टैब्लिश की गई है, CBFC। फिर ये देखो CVC एक्ट ऑफ 2003, इसके अंडर आपको आपका जो CVC है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला क्योंकि पहले ये रिजोल्यूशन से इस्टेब्लिश की गई थी, फिर बाद में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला ये एक्ट लाने के बाद। फिर आपका NCBC, व्हाट इज इट? 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 provides constitutional status to National Commission for Backward Classes. It has authority to examine complaints and welfare measure regarding socially and educationally backward classes, क्योंकि backward classes के लिए कमीशन है। और प्रीवियसली NCBC was a statutory body under Ministry of Social Justice and Empowerment। ये सारी बातें जरूर पता होनी चाहिए आपको, नोट कर लेना इन चीजों को। नेक्स्ट देखो ऑटोनोमस बॉडीज, यहाँ पर पढ़ते हैं सबसे पहले, दे आर रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1861। जो मैक्सिमम ऑटोनोमस बॉडीज हैं वो इसी के अंडर रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा एक इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 भी है, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, उसके अंडर भी रजिस्टर हो सकती हैं ऑटोनोमस बॉडीज। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, बट मैक्सिमम जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं वो इसी के अंदर रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं, CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, IIPA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये देखो, ये जो ऑटोनोमस बॉडी है दे कैन बी ब्लैक लिस्टेड। ब्लैक लिस्टेड का मतलब है कि इनको फंडिंग नहीं की जाएगी अब। ठीक है, तो अगर कोई ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक लिस्ट हो जाती है तो उसको फंडिंग नहीं मिलेगी फिर गवर्नमेंट से। इसके लिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि इसके जो प्रोग्राम्स या एक्टिविटीज हैं दे आर फंडेड फुली या फिर पार्शियली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस फॉर्म में? ग्रांट्स इन एड की फॉर्म में। जो गवर्नमेंट है इनके प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज को फंड करती है, लेकिन अगर ब्लैक लिस्ट हो गए तो फिर नो फंडिंग। ठीक है, इसके अलावा दे आर गिवन ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमस बॉडी है तो उनको ऑटोनॉमी दी जाती है कि भाई इंडिपेंडेंटली वो वर्क करती हैं, कि इंडिपेंडेंटली वो अपना काम कर लेंगे, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? इन अकॉर्डेंस विद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनेगा, ऑटोनॉमस बॉडी किसी मिनिस्ट्री के अंदर हो सकती है तो उसका उस मिनिस्ट्री के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनेगा जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होगी और उसी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वो ऑटोनॉमस तरीके से अपना काम करेंगी। एग्जाम्पल यहाँ पे दे ही दिए हैं। इसके अलावा जैसे एम्स ऑटोनॉमस बॉडी है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर, ESIC ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपकी ऑटोनॉमस बॉडी हो गई। इसके अलावा IIT जितने भी हो गए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर, ये भी ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस देखो वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ठीक है, अब देखो ये AOBR के अंदर ऑटोनॉमस बॉडी सर्च करके देख सकते हो कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर कौन सी ऑटोनॉमस बॉडी है। जैसे ये आपकी MSME है और इसके अंदर स्टैट्यूटरी एंड ऑटोनॉमस बॉडी इन्होंने अलग से दे रखी है। ये देखो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर जो ऑटोनॉमस बॉडी है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरीके से रोड ट्रांसपोर्ट की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ ऑटोनॉमस बॉडी। फिर ये हो गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की स्टैट्यूटरी या फिर ऑटोनॉमस बॉडीज। ठीक है, यहाँ से इनको एक बार देख सकते हो सो दैट यू बिकम फेमिलियर, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पेपर के अंदर। इसके बाद आते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पर। दीज आर मैनेज्ड बाय बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। पहली चीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स दोनों हो सकते हैं। फर्स्ट थिंग वर्थ लर्निंग। नेक्स्ट जो CPSE के शेयर्स होते हैं जो कि मोर देन 50% इक्विटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, तभी उसको सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं, क्योंकि दीज आर द कंपनीज दैट आर अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ किसी भी सेंट्रल या मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट। यानी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंदर कंपनी हो गई और इस कंपनी के 50% से ज़्यादा जो शेयर्स होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगे। और एक्चुअली में ये 50% ऑफ शेयर्स किसके पास होंगे? प्रेसिडेंट के पास। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये शेयर्स किसके पास है? ये शेयर्स जो होते हैं दे आर हेल्ड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, दे आर हेल्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने दे रखे हैं, इट कवर सर्टेन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जैसे कि आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये चीजें भी याद करनी है। तो एक चीज तो हो गई कि इट इज मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसमें कि ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर हो सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, दे आर अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, जिसने कि 50% से ज्यादा शेयर उनके ले रखे होंगे। दीज शेयर्स आर हेल्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तीसरी चीज। ठीक है, इसके अलावा एक यहाँ पर और लिखी हुई है कि अगर इस कंपनी की कोई सब्सिडियरी कंपनी होगी और उस सब्सिडियरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर किसी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के पास है, तो इस सब्सिडियरी कंपनी को भी सीपीएसई ही बोला जाएगा। इसके बाद है इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर। तो भाई हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर होना चाहिए, जो कि क्लाइंट या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स हैं उनको फैसिलिटेट करे और कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करे, दी सर्विसेज। दीज आर टू बी रेड वंस बिकॉज कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ना छूट जाए। वैसे बहुत ही जनरल है भाई, देखो इन्फॉर्मेशन फैसिलिटेशन काउंटर क्या बताएगा, वो बताएगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा प्रोग्राम, कौन सी स्कीम, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ब्रोशर, फोल्डर्स वगैरह। बाकी बताने के साथ साथ यानी इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ वो कस्टमर और क्लाइंट को फैसिलिटेट भी करे, क्यों, ताकि उन्हें टाइमली और एफिशिएंटली उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए और इजीली उनको वो सर्विसेज मिल पाए। इसके बाद क्वालिटी ऑफ सर्विस और टाइम नॉर्म्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देना आईएफसी का काम है, कि भाई कोई पर्टिकुलर सपोज लाइसेंस के लिए अप्लाई किया तो कितने दिन में आपको लाइसेंस मिल जाएगा, तो ये टाइम नॉर्म हो गया। फिर पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल, भाई सपोज बोला गया था 1 हफ्ते के अंदर लाइसेंस बन के घर पे आ जाएगा, बट आया नहीं, तो फिर कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर पब्लिक ग्रीवांस पे जाएगा। तो पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस मशीनरी की इंफॉर्मेशन भी क्लाइंट को देना, कस्टमर को देना, और उनकी जो ग्रीवांस है उनकी एप्लीकेशन को रिसीव करना, एक्नॉलेज करना और उसको फॉरवर्ड करना कंसर्न पर्सन को। ये सारा काम है आपका इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर्स का। इज वेरी जनरल, ये आपको खुद भी पता ही होगा सारा वैसे। इसके बाद है इस चैप्टर का अपेंडिक्स, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि IWSU यानी इंटरनल वर्क स्टडी यूनिट्स और ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड से रिलेटेड काम जिन डेजिग्नेटेड सेक्शन को दिया जाएगा या दिया गया है, उनके फंक्शंस में क्या क्या आता है। ठीक है, एक तरीके से कोऑर्डिनेशन सेक्शन जैसे होता है मिनिस्ट्रीज के अंदर, या फिर किसी दूसरे सेक्शन को अगर इससे रिलेटेड काम दिया गया है तो वो क्या काम करेंगे। तो फर्स्ट थिंग, रैशनलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर, यानी कि भाई काम को करने के जो तरीके हैं उनका रैशनलाइज करते रहना, सो मोटो, टाइम टू टाइम, या फिर ऑन रिक्वेस्ट, कि कभी लगे कि किसी ने रिक्वेस्ट किया कि इस काम को ऐसे ना करके और बेटर वे में किया जा सकता है, तो उस चीज़ को एनालाइज करके और उसका रैशनलाइजेशन करना, ये काम होगा किसका, इन पर्टिकुलर सेक्शन, डेजिग्नेटेड सेक्शंस का। इसके बाद है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, यानी कि कोई रिपोर्ट्स वगैरह अगर हम मंगा रहे हैं किसी से, तो उनका रिव्यू करते रहना और उनको रैशनलाइज करते रहना कि कम से कम चीज़ों के अंदर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम ला पाएँ और ईजियर कलेक्शन हो इन्फॉर्मेशन का, उसका ईजियर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो। फिर आ जाते हैं फॉर्म्स को अच्छे से मर्ज करना या सिंप्लीफाई करते रहना टाइम टू टाइम, कि ज़्यादा ऐसी इन्फॉर्मेशन जो रिडंडेंट है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ना कलेक्ट हो। कम्युनिकेशन की फॉर्म्स को स्टैंडर्डाइज करते रहना, ये भी इनका काम है। फिर जो रेपिटेटिव काम है उसके लिए SPS यानी स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट्स को डेवलप कर लेना। देन रिव्यू ऑफ द नीड फॉर कंटिन्यूएंस ऑफ एडवाइजरी बॉडीज़, जो एडवाइजरी बॉडीज़ है जैसे कमेटी या फिर काउंसिल्स हैं, अगर उनको कंटिन्यूएशन करना है या नहीं करना है, इस चीज़ की नीड को रिव्यू करना। नेक्स्ट हो गया फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जहाँ जहाँ पर भी डेलीगेट की गई है उस चीज़ का रिव्यू करते रहना कि डेलीगेशन की और तो नहीं नीड है, इनके ऊपर और बर्डन तो नहीं आ रहा है, एक्स्ट्रा बर्डन तो नहीं आ गया है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि डेलीगेशन को वापस लेने की ज़रूरत है। फिर आ जाओ फाइलिंग, ड्राइंग ऑफ स्टैंडर्डाइज फाइल इंडिसेस ब्रॉडली बेस्ड ऑन फंक्शनल डिजाइंस एंड पीरियोडिक रिव्यू, डेवलपिंग मोर इफेक्टिव सिंपलर सिस्टम ऑफ फाइलिंग, मैनुअल और बोथ इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट के अंदर फाइलिंग को किस तरीके से बेटर किया जा सकता है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट को या कैसे बेटर किया जा सकता है, तो उसके लिए रिकॉर्ड रिटेंशन जो स्केड्यूल है उनका रिव्यू टाइमली होना चाहिए। फिर आ जाओ क्वार्टरली रिपोर्ट्स वगैरह की स्क्रूटिनी, ऑफिस का लेआउट, उसके अंदर अगर कुछ ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत है, कहीं पर ज़्यादा लोग बैठे हैं और कहीं पर इतना खाली स्पेस है, तो उस चीज़ को भी मॉनिटर करने का काम। ये सब है
ऑर्गेनाइजेशनल मेथड स्टडीज़ के अंडर। ठीक है, ये मैं पढ़ इसलिए रही हूँ ताकि पता चल जाए कि ये जो सारे काम है ये इस पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर है, इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि इनमें से कुछ ऑप्शन बन गए और यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इनमें से वर्क मेजरमेंट स्टडी से रिलेटेड काम कौन सा है। तो आपको जब पता होगा कि ये सारा तो ऑफिस में ये ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। नेक्स्ट देखो, वर्क मेजरमेंट स्टडीज़, अंडरटेकिंग वर्क मेजरमेंट स्टडीज़। देखो ये तो बहुत ही जनरल सी चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे, मैं सिर्फ एक बार रीड कर रही हूँ इन्हें। असिस्टिंग स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट, वर्क मेजरमेंट स्टडीज़ के अंदर स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट को असिस्ट करने का काम इनका है। ड्राइंग अप एंड रिव्यूइंग आउटपुट नॉर्म्स, कि किस तरीके से आउटपुट आना चाहिए, आउटपुट जो है उसके नॉर्म्स क्या होने चाहिए, उसका क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये सब ड्रॉ करना, ये सब प्लान करना। फिर आ जाओ कंट्रोलिंग डिलेज, भाई कहीं पर भी पब्लिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के अंदर अगर डिले हो रहा है तो उस चीज़ की स्क्रूटिनी करना और देखना कि भाई कहाँ डिले हो रहा है और किस वजह से डिले हो रहा है, तो और उनको अप्रोप्रिएट ऑफिसर्स को नोटिस में भी लेकर आना। फिर इंस्पेक्शन के ऊपर भी पूरा चैप्टर है आपके एमओपी के अंदर, उसको भी पढ़ेंगे हम कि कैसे सरप्राइज इंस्पेक्शन करने चाहिए और किस तरीके से इंस्पेक्शन, कितना पीरियोडिकली इंस्पेक्शन होना चाहिए सेक्शन का, रिकॉर्ड रूम का या फिर किसी का भी। स्क्रूटिनी ऑफ इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स की स्क्रूटिनी करने का काम और उसके अंदर अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर देने का काम, कि भाई इंस्पेक्शन किया गया, उससे पता चला कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में इस रीज़न से डिले होता है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन, कि वहाँ पर और स्टाफ की ज़रूरत हो सकती है या फिर स्टाफ को ट्रेनिंग की ज़रूरत हो सकती है। देखो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है रिपोर्टिंग टू DARPG, यानी कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट की जब स्क्रूटिनी की जाएगी तो उससे क्या पता चलेगा कि सीरियस डिफेक्ट्स पता चलेंगे, कहाँ कहाँ पर डिफेक्ट है, तो ये सब चीज़ें DARPG को भी बताई जाएँ। फिर है मैनुअलाइजेशन, ओवरसीइंग प्रॉम्प्ट कंपाइलेशन एंड मैनुअलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर्स। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जो ARC की रिपोर्ट्स होती हैं, स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट्स की रिपोर्ट्स होती हैं। These reports will be handled by sections designated to handle IWSU only if the recommendation therein relate to the work allocated to the designated sections। ठीक है, इसमें से कहीं से भी कोई सा भी वर्ड, कोई सा भी सेंटेंस उठा के क्वेश्चन बन सकता है। फिर आ जाते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरियाज, भाई जब इंस्पेक्शन हुआ तो उससे प्रॉब्लम एरियाज, डिफेक्ट्स वगैरह पता चले होंगे। अदरवाइज भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी सेक्शन हो गया या फिर कोई उसका अटैच्ड ऑफिस है या फिर कुछ भी है, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई करना, इंक्लूडिंग केसेस ऑफ डिले, और ऊपर के जो 6 फंक्शन तुमने पढ़े हैं उनकी परफॉर्मेंस के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, बाकी तो सब जनरली है। यहाँ पर ये आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है और आई गेस इसके अंदर मेन एक्सट्रैक्टेबल इंफॉर्मेशन हम निकाल चुके हैं सारी की सारी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लेट मी वंस अगेन रिमाइंड यू कि मेरी जो लास्ट मिनट रिवीजन की सीरीज़ है उसके अंदर भी मैंने 2 वीडियोस एमओपी के ऊपर बेस्ड डाले हैं, टाइमलाइंस पर बेस्ड और ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इस पूरे एमओपी में जितने भी लेवल ऑफिसर्स की जितनी भी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सब मैंने यहाँ पे कंपाइल करके यहाँ पे इन दोनों वीडियोज़ में डाली हैं। तो ये दोनों वीडियोज़ भी आप एमओपी को कवर करने के लिए देख सकते हो, दे आर वेरी बेनिफिशियल। और साथ में ये सीरीज़ इसके अंदर हम चैप्टर वाइज पूरी एमओपी को कवर करेंगे। थैंक यू।